Assalamu alaikum. My name is Asif Sardar. I am research fellow at PIL और आज हम पढ़ेंगे कि हम हेल्थ बेनिफिट्स को किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं और इनकी जो है वो बेनिफिट्स को कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कौन-कौन से प्रोसीजर हैं, तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो उनको उनके जो है वो क्या होते हैं, उनका क्या तरीकाकार है कि वो क्यों जो है वो ज़रूरी हैं। असल में measuring and valuing the health benefits for the economic valuation actually uh, it's important to address its practical considerations problems for a researcher to highlight the benefits of the highlights of the health benefits and its valuation, especially in the context of the patients. It contains the practical solutions to clarify the understanding used by the practitioners. So economic valuation offers a systematic and transparent choices to make the difficult decisions about the choice uh, because because of the scarcity of the resources. चूंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक जो पेशेंट के पास जो है एक लिमिटेड चॉइस होती है उस चॉइस के अंदर उन्होंने बेस्ट मिक्स जो ऑप्शन होता है उसको उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। अ, उसके बाद होता है कि हम इसमें क्या सीखेंगे कि हाउ टू वैल्यू द बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ केयर इन अ वे दैट परमिट्स the comparison between the healthcare intervention such as cost per quality adjusted life years कि हम इसमें जब इंटरवेंशन कोई भी करते हैं तो उनके ज़रिए हम किस तरह से उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ जो मेथड हमारे पास सामने आते हैं इसमें एक तो ये है कि ये जो है टाइम ट्रेड ऑफ मेथड है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड गैम्बल है। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी-सी डेफ़िनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम ट्रेड ऑफ क्या होता है और और स्टैंडर्ड गैम्बल क्या होता है। बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम बाद में जो है वो इसको अभी इससे आगे उसकी डिटेल आएगी, जो जिसमें आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल से बताया जाएगा। द टाइम ट्रेड ऑफ क्या होता है? टाइम ट्रेड ऑफ एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम रिस्पोंडेंट को कहते हैं पूछते हैं कि uh, how much time he need in perfect health and they would be willing to give up in order to escape their current health कि वो अपनी जो है वो बेहतर हेल्थ के लिए अपने जो करंट स्टेटस को कितना जो है ना वो गिव अप कर सकता है। अब इसमें क्या होता है इस केस में ये है कि बोथ अल्टरनेटिव्स दे हैव द सर्टेन आउटकम्स एंड जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इस आइडिया के अंदर बेसिकली उनकी करंट जो कंडीशन होती है जिसमें लोग जो है अपने जो उनकी जो कंडीशन है पुअर हेल्थ की वो वो शॉर्टर टाइम के लिए जो है वो जो जो मतलब अगर वो रहना चाहते हैं तो वो कंपेयर करते हैं अपने उस हेल्थ को जिसमें वो बेहतर हेल्थ हो। तो कंपैरिज़न का मेरा मतलब ये है कि वो इस तरह से इसको जो है ना वो उसको समझते हैं कि पीपल लिविंग इन अ पुअर हेल्थ विल एक्सेप्ट अ शॉर्टर लाइफ स्पैन uh, in perfect health compared to the people living in a good health। तो जितना उनके पास बेसिकली वो ट्रेड ऑफ करते हैं ना बेसिकली कि अपनी जो वर्स्ट हेल्थ को गुड हेल्थ के साथ अगर गुड हेल्थ में वो कम अरसा रहेंगे जिंदा रहना चाहते हैं लेकिन अच्छी हेल्थ के साथ तो वो अपनी जो वर्स्ट हेल्थ है उसको ट्रेड ऑफ कर देंगे अपने उस टाइम फ्रेम के साथ कि वो अगर थोड़ी ज़िंदगी भी अच्छी फ़र्ज़ किया कि अगर एक बंदा जो है ना वो 20 साल जो है वो हार्ट का पेशेंट है या कुछ भी है या उसकी कोई टाँग का मसला है तो वो
अगर वो उस बीमारी के साथ वो 20 साल ज़िंदा रहता है और वो उसका इलाज करवा कर या किसी इंटरवेंशन से अगर वो 10 साल अच्छी ज़िंदगी गुज़ार ले, तो इस टाइम फ्रेम को टाइम इसको कहते हैं टाइम ट्रेड ऑफ, ठीक है? आप इसको टाइम ट्रेड ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप लेते हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड गैम्बल। स्टैंडर्ड गैम्बल क्या होता है? स्टैंडर्ड गैम्बल बेसिकली ये होता है जिसमें हम पार्टिसिपेंट को कहते हैं कि वो चॉइस को कि वो एक चॉइस करे किसके दरमियान में? अ गैम्बल एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ इन द करंट हेल्थ स्टेट। अच्छा, इसके अंदर भी होता वैसा ही है कि उसने चूज़ करना होता है और एक लेकिन गैम्बल है तो इसमें परसेंटेज आ जाती है, ठीक है? कि कितने परसेंट जो है ना प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो चूज़ करेगा लाइफ या डेथ के दरमियान में टाइम स्पैन को। The probabilities for the two options in the gambles are altered until the participant is indifferent between the gamble with the risk of the immediate death and the continuation of the life in his or her the current state. या तो वो परफेक्ट लाइफ में होगा या फिर वो जो है मतलब जो आप कह लें कि वो जब वो डेथ जो है ना वो उसकी जो एक्सट्रीम कंडीशन है या तो वो बिल्कुल बेहतर हालत में होगा, फुल हेल्थ में होगा। इसकी कोई एक्सट्रीम कंडीशन जो सेकंड हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, तो इसमें इसके बिटवीन में जो है ना वो ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो इसे कहते हैं स्टैंडिंग गैम्बल। इसकी डिटेल जो है अभी हम जो है वो उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेफरेंस इलिसिटेशन टेक्निक्स फॉर द क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अच्छा, इसमें हमारे पास वही मेथड है, जैसे मैंने पहले बताया स्टैंडर्ड गैम्बल है, टाइम ट्रेड ऑफ है, रेटिंग स्केल है एंड अदर्स। तो सबसे पहले तो रेटिंग स्केल के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये रेटिंग स्केल है क्या। तो रेटिंग स्केल बेसिकली क्या होता है? रेटिंग स्केल एक ऐसा मीन्स है जिसमें हम इस पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स को क्वांटिफाइंग करते हैं। हम उसको जो है मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं सेट ऑफ कैटेगरीज़ के हिसाब से, ठीक है? और इन कैटेगरीज़ को हम किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं। ऑर्डर नंबर हो सकता है, सीरीज़ हो सकती है, एग्री डिसएग्री हो सकता है, इस तरह से पूछ सकते हैं या कोई भी उनसे कोई क्वेश्चंस इवन जो है वो आप क्वालिटेटिवली भी मतलब स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड के थ्रू भी आप उनमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो रेटिंग स्केल होता है बेसिकली इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जिसको मकसद ये होता है कि उनको रेट किया जाए। उनकी हेल्थ की जो स्टेटस है हम उसको रेट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें एक और बात जो कि वो ये है कि इसमें भी सिमिलरली जो रेट होता है वो 0 से वैसे तो 100 होता है, ठीक है? फिर बाद में उसको नॉर्मलाइज़ कर लिया जाता है। अच्छा, अब इसमें अदर मेथड में बहुत सारे अदर मेथड भी हैं क्योंकि वो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है इसको डिस्कस करने, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ। जैसे विजुअल एनालॉग स्केल है, हेल्थ यूटिलिटीज़ इंडेक्स है, तो जेनेरिक प्रेफ़रेंस बेस्ड मेथड है, तो अदर भी हैं, तो उसको भी जो है वो देखे जा सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि जेनेरिक प्रेफ़रेंस बेस्ड मेथड। जेनेरिक प्रेफ़रेंस बेस्ड मेथड क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज़ किया जाता है, हम पार्टिसिपेंट्स को पूछते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है कि हमने उसमें से क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स निकालने होते हैं थ्रू वेट। हम उसको वेटिंग करते हैं, वेट दे देते हैं ना, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हमने इकोनॉमिक मॉडलिंग करनी होती है। अब उसमें जो आप इसमें जो चीज़ें जो कंसिडर कर रहे होते हैं उस उसकी अंदर डिफरेंट किस्म के इंटरवेंशन लेते हैं, ठीक है? जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका ड्रग दे रहे हैं, जो आप उसको किसी पेशेंट को आप ड्रग देते हैं या व्हाटएवर जो भी मतलब इस तरह से आप कह लें कि उनको कोई चीज़ आप अप्लाई करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं, तो आप उनको जो है वो इसमें कंसीडर करते हैं। ये भी डेफ़िनेटली एक इवैल्यूएशन का मेथड है, ठीक है? हर मेथड के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, तो इसमें भी हम इस तरह से उसको लेते हैं। तो बाकी इसमें ये है कि उनका जो है इसमें मेडिकल कंडीशंस वगैरह को देखते हुए उनके सेल्फ कंप्लीट पेशेंट क्वेश्चनियर्स वगैरह डिज़ाइन किया जाता है, उनकी स्टेट पूछा जाता है, क्वेश्चनियर्स होते हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है, क्वेश्चनियर्स हैं
उनसे पूछा जाता है, आस्किंग की जाती है, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछा जाता है और उसमें पूछने के बाद में हम जो है वो इसको जो है वो क्वालिटी जस्टिस लाइफ ईयर्स जो है वो बेसिकली हम निकालते हैं। तो उसके अलावा इसमें आप ये देख सकते हैं कि फिर इसमें फर्दर पब्लिक प्रेफ़रेंसेस क्या है, उसको भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा इसमें जो जनरल जो जेनेरिक प्रेफ़रेंस बेस्ड मेथड है ना, उसमें उसकी कुछ टाइप्स हैं जैसे HUI3, द EQ5G, 3 एंड 5 लेवल एंड द S5, 6D मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो आप उसमें से कोई भी इसमें पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या अपनी रिसर्च की कंपैटिबिलिटी के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। उसके अलावा इसमें ये है कि इसको ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल में, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी में, रिस्पॉन्स जो है पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है? तो इनको जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। और इसका इसका आप ये कह सकते हैं कि जो जो मेजर जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि इसको हेल्थ वैल्यू बेनिफिट्स के वैल्यू को मुहैया किया जाता है, ठीक है? और इसके अलावा सेट ऑफ प्रेफरेंसेस को हम इसको वेट करते हैं, ठीक है? जिससे हम हेल्थ स्टेट यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। हमारा मकसद होता है इसमें हेल्थ की यूटिलिटी को मेज़र करना। मतलब आप जितने ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है। उसकी बुनियाद पे हम ट्रेड ऑफ भी करते हैं, हम जो है वो अदर्स भी जो है वो इंटरवेंशन करवाने के लिए आ जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़िंग। उसके अलावा इसमें भी 0 टू 1 होता है, 0 का मतलब डेथ होता है, 1 का मतलब फुल हेल्थ होता है, तो इन बिटवीन जो है ना वो हम इसको जो है ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं थ्रू पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्स की वजह से, उसको देखते हुए। उसके अलावा इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो हमारे पास है रेटिंग स्केल। जी, रेटिंग स्केल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रेटिंग स्केल कैसे काम करता है। रेटिंग स्केल की मैंने बताया कि सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। 1 का मतलब होता है हाँ, 0 टू 100 बेसिकली 100 होती है, लेकिन हम इसको नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं 0 टू 1 में बाद में। तो 0 का मतलब होता है वर्स्ट इमेजिनेबल हेल्थ का मतलब डेथ और इसका मतलब होता है फुल हेल्थ मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है और सब कुछ जो है वो एक आइडियल कंडीशन है, जो कि हम परसीव करते हैं। तो हम एक कंसिडर करते हैं कि आइडियल कंडीशन है हेल्थ की। तो इसके जो दरमियान में है वो स्केल हम उनसे थ्रू क्वेश्चनियर्स वगैरह जो है इसको जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। बाद में उसको अपने एनालिसिस में लाकर हम उसका रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये तो था हमारा रेटिंग स्केल्स के हमने पहले डिटेल्स हमने इसको पहले देखा भी हुआ है। अभी मैंने पढ़ा था, मैंने बताया आपको। उसके बाद है अब स्टैंडर्ड गैम्बल जो है, स्टैंडर्ड गैम्बल के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी फर्दर मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ स्टैंडर्ड गैम्बल क्या है। मैंने बताया है कि पार्टिसिपेंट्स से कहा पूछा जाता है कि वो चॉइस करें बिटवीन द गैम्बल एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ इन द करंट स्टेट, ठीक है? तो ये चीज़ पूछी जाती है उनसे। तो मतलब होता ये है कि द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर द 2 ऑप्शंस इन द गैम्बल्स आर altered until the participant is different between the gamble with the risk of the immediate death and the continuation of the life। उसमें देखना ये है कि ज़िंदगी को जारी रखे तो उसके इंटरवेंशन की वजह से उसकी ज़िंदगी में कितना जो है वो बेहतरी आएगी उसको। और अगर वो नहीं करता तो अगर एज़ इट इज़ लेके चलता है तो फिर उसको जो है वो लाइफ में कितनी जो है वो उसको फेस करना पड़ता है, तो कितना लाइफ वो ज़िंदा रह सकता है। अब इस डायग्राम अगर हम देखें तो पी का मतलब है इस पी का मतलब है फुल हेल्थ, ठीक है? इसका मतलब है फुल हेल्थ मतलब बिल्कुल ठीक है और 1 माइनस पी का मतलब है डेथ, ठीक है? मतलब एक ऑप्शन आपके पास है, अगर 100% है तो फुल हेल्थ, 0 है तो डेथ। तो 1 माइनस पी को अगर हम देख सकते हैं तो निकालेंगे तो जितना भी आपके पास हेल्थ में निकाल दें साफ ज़ाहिर है, अगर बाकी लाइफ में से
तो हम इसे कंसिडर करते हैं कि वो डेथ हो गई। और अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो अल्टरनेट दे रहे हैं, वो पेशेंट जो है वो इस उस अल्टरनेट इस इंटरवेंशन की बुनियाद पर जो है उसकी हेल्थ और डेथ पे उसके क्या असरात हैं। और इसी तरह अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2 भी आप इसको देख सकते हैं। ये जो है ये अल्टरनेट 2 आ गया, ठीक है। अल्टरनेट 2 का मतलब ये है कि साफ ज़ाहिर है कि अगर आप ट्रीटमेंट 1 करते हैं, ट्रीटमेंट 2 करते हैं, तो ट्रीटमेंट 2 में उसको क्या होगा? अगर यहाँ पे वो जो है अपने आप को जो है वो अगर करता है तो तो ट्रीटमेंट लेता है तो उसके लिए उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है? यहाँ पे हेल्थ स्टेट हम कंसीडर करते हैं कि एचआई है विद रिस्पेक्ट टू द करंट हेल्थ। अगर हम इसको देखें डिफरेंट प्रोसीजर को देखें जो कि इंडिफरेंट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसमें एक पेशेंट इंडिफरेंट हो जाता है, ठीक है? ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो सिंपल प्रोसीजर जो है वो ये है कि हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि बताएं हाउ मच रिस्क ऑफ द डेथ वुड मेक द टू ऑप्शंस इक्वली अट्रैक्टिव, मतलब इंडिफरेंट, ठीक है? यहाँ पे पेशेंट जो है वो इंडिफरेंट हो जाता है और हम इसको एक इंटरव्यू में करते हैं या एक पेपर पे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे जो है ना वो उनकी इन्फॉर्मेशन नोट करके आप ये चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं। और the set of the procedure involves the repeatedly representing two options to the patients, adjusting the risk probability of death between the options until the patient is indifferent between the alternatives. This can be done using the computer-based utility assessment software. हम और उसके बाद मतलब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, एनालिसिस थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू हम इसके फाइनल एडजस्टमेंट हम इसकी कर सकते हैं और वैल्यूएशन हम फाइनली निकाल सकते हैं। The risk of the immediate death can be adjusted using the various methods to present an alternative scenarios. तो ये है हमारा इसमें स्टैंडर्ड गैम्बल के थ्रू कि हम उसे कैसे जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टाइम ट्रेड ऑफ। तो टाइम ट्रेड ऑफ का क्या है? टाइम ट्रेड ऑफ का मैंने बताया था कि वो अपनी जो लाइफ है उसको वो उसके ईयर्स को वो ट्रेड ऑफ करते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले तो मैं बताऊँ ये डायग्राम है क्या? ज़ीरो का मतलब डेथ, ठीक है? और इसका मतलब है हेल्थ, मतलब जितने डेथ से जितना आप मतलब ऊपर जाएँगे वैल्यू बढ़ेगी तो वो हेल्थ है और ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं। अब ये अगर फ़र्ज़ कीजिए ये टी टाइम या टी1 है, ये टी2 है, टी2 हमारे पास 30 ईयर्स हैं, टी1 हमारे पास एक्स है, ये टाइम इन ईयर्स हैं, तो ये अल्टरनेटिव्स 1, इंटरवेंशन 1, ये इंटरवेंशन 2। अब इंटरवेंशन करने के बाद में उसकी कंडीशन के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है? हाँ, ये हमने एक्चुअली देखना है, ठीक है? अगर एक आदमी इंटरवेंशन जो है वो मतलब करता है तो उसकी सेहत पे उसके क्या असरात होते हैं। तो इसको अगर हम डायग्राम को देखें तो हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल इज विलिंग टू फॉरफीट इन ऑर्डर टू एस्केप देयर करंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है? और ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ इन अ परफेक्ट हेल्थ दैट इज पार्टिसिपेंट फाइंड्स इक्वल अट्रैक्टिव टू लिविंग देयर फुल लाइफ इन द करंट हेल्थ। इसका मतलब है कि ये चीज़ है x2 x और ये 30 के दरमियान में, ठीक है ना? मतलब जो है ये 30 माइनस एक्स, तो ये इसकी बात हो रही है। द प्रेफरेंस स्कोर इज टेकन फ्रॉम द क्वोशिएंट ऑफ द दीज टू ड्यूरेशंस, ठीक है? परफेक्ट ड्यूरेशंस एंड द करंट हेल्थ, इन दोनों को आप देख सकते हैं। ये परफेक्ट ड्यूरेशन है, ठीक है? ये करंट हेल्थ स्टेट है, तो इन दोनों को और और हम इसको 0 टू 1 मतलब ये चीज़ या ये चीज़, ये है हमारे पास क्या चीज़ है, ये 0 डेथ, परफेक्ट हेल्थ, ठीक है? अगर अगर फ़र्ज़ किया गया वो यहाँ तक ज़िंदा रहेगा 1 तक, ठीक है? और दूसरा हमारे पास ये मैक्सिमम 30 इयर्स है, तो हम इनका जो है वो क्वोशिएंट के ज़रिए हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये जो टाइम ट्रेड ऑफ है, हम इसको सेम टेक्निक्स के ज़रिए जो है वो अ, हम इनकी अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं कि कोई आदमी जो है वो अगर जितना भी अ बेहतर लाइफ गुज़ारेगा, तो उसके लिए वो क्या होगी? अब देखिए इसमें 30 इयर्स लगेगा तो उसकी स्टेट आई रहेगी। अगर वो इंटरवेंशन करवा लेता है, तो ईयर तो कम है, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। तो दिस इज़ द टाइम ट्रेड ऑफ। ये जो आप देख रहे हैं ये टाइम ट्रेड ऑफ है। उसके बाद है कि इस इसका जो है कि फर्दर है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री तो वैसे तो आपने मतलब पढ़ा ही होगा।
पता होगा, लेकिन इसमें अगर हम सादे अल्फाज में बात करें तो डिसीजन ट्री एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम पार्टिसिपेंट से उनके क्वेश्चंस पूछने के बाद में पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर हम उसका रिजल्ट अखज़ करते हैं, जिसमें हम हर स्ट्रेटजी को कंसिडर करते हैं। और अगर आप इसकी बात करें तो इसमें क्या चीज़ है? इसमें ये है कि अ, 2 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो उनको कंसिडर किया गया यहाँ पे, ये देखें। अगर हम देखें तो जब आप एक ड्रग का ट्रीटमेंट करते हैं और ये दूसरी जब आप ड्रग से आप ट्रीटमेंट करते हैं, एक ड्रग ए है, एक ड्रग बी है, तो उनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। डेफ़िनिटली ये हम कंसिडर करते हैं कि ये डेथ है और ये फुल हेल्थ है, ये डेथ है, ये फुल हेल्थ है। तो उनका इम्पैक्ट क्या होगा, हम इसे कैसे मेज़र करते हैं? तो उसके लिए ये है कि 2 स्ट्रैटेजीज़ अगर हम इसमें देखें, ड्रग ए एंड ड्रग बी, तो 2 ब्रांचेज़ जो है ना वो डिसीजन नोड में हम उसको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? ये, कि हमने कौन-सी जो है वो उसको देखना है, दिस इज़ द डिसीजन नोड, ठीक है? उसके बाद है ये डिफरेंट ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये बी ब्रांच है, तो हम इसके थ्रू हम इसका इम्पैक्ट जो है वो डिसीजन ट्री में हम चेक करते हैं। और उसके बाद है कि हम इसमें देखते हैं ये है कि हर ब्रांच जो है वो डिसीजन ट्री में वो किस तरह से रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ द हेल्थ, पर्टिकुलरली इन टाइम टी में। हम टाइम टी के हिसाब से उसकी स्टेट ऑफ द हेल्थ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ओवर द टाइम, तो अगर हम इसको फाइनली देखें तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है। देखिए, जब जब भी हमारे पास एक डिज़ीज़ आती है, ठीक है? हम डिज़ीज़ की बुनियाद पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ड्रग ए, ड्रग बी का फ़र्ज़ किया। ड्रग ए का किया, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो बच जाएगा या उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेथ हो सकती है, ठीक है? ट्रीटमेंट की बुनियाद पर। अगर वो सर्वाइव करता है तो आगे उसकी फ़र्दर भी इसकी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है? अगर वो सर्वाइव करता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स उस पे क्या होंगे? क्या उसके मेडिसिन के इफ़ेक्ट्स सीवियर होंगे, मॉडरेट होंगे, माइल्ड होंगे? हम वो भी यहाँ पे फर्दर वो ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है? फर्दर, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये पॉसिबल इवेंट है दैट पेशेंट एक्सपीरियंस्ड, पॉसिबल इवेंट है, ठीक है? मतलब ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जो है फर्दर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये सिमिलरली सेकंड में भी ऐसे ही होगा कि अगर हम उसको ड्रग बी से जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो या तो वो डेथ होगी या वो बच जाएगा। अगर वो बच जाएगा तो वो सीवियर, फिर आगे उसके इम्पैक्ट भी फर्दर हम देख सकते हैं कि वो आइदर कि वो मतलब उसको सीवियर इफ़ेक्ट है, मॉडरेट है, माइल्ड है, तो हम उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो पाथवेज़ है दोनों का, वो टोटल जो हमारे पास है, वो अगर फुल हेल्थ है तो 1 है, अदरवाइज़ अगर डेथ है तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें अब ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ क्या होता है? देखें, इसमें बेसिकली कि हू बियर द बर्डन ऑफ द डिज़ीज़ इफ अ पर्सन इन अ फैमिली, कंट्री एंड द वर्ल्ड हैज़ अ फिजिकल, मेंटल डिसेबिलिटी। कौन बर्डन ऑफ डिज़ीज़ क्या करे? पहले तो ग्लोबल बर्डन होता क्या है? ये मैं आपको बता दूँ। Global Run Disease is a tool that provides a comprehensive picture of mortality and disability across the countries, time, age, and sex. It quantifies the health loss from the boundaries of the diseases, injuries, and the risk factors so the health systems can be improved and disparities can be eliminated. Basically, ये जो है इसके अंदर बहुत सारा एक एक वर्ल्ड ने जो है वो इसको एक ऐसा टूल बनाया हुआ है जिसके अंदर जो है वो पब्लिकेशंस का, डेथ का, इंजरीज का, पार्टिसिपेंट रिसर्च के बारे में जो है वो पिक्चर्स को या डाटा को या उनके इन चीज़ों को जो है वो क्वांटिफाई करता है। और उनको रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद काजेज़, टूल, डिसीजन मेकर्स के लिए जो है वो अ, मतलब उनको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है द इंडिविजुअल्स लेवल whose family suffers with the disability of a person because the family income decreases and expenses increase, a relatively independent person becomes an independent person। डेफिनेटली जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? अगर एक घर का सरबराह बीमार हो जाता है तो डेफिनेटली उसके एक्सपेंसेस डायरेक्टली डायरेक्टली तो वो है ना जो उसको कास्ट आ रही है, डायरेक्टली वो हैं जो वो ट्रेड ऑफ कर रहा है अपनी इनकम को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं कि वो ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसके
जाता नहीं है, उसके जो है वो काम पे नहीं जाता, वहाँ से उसको लॉस हो रहा होता है, यहाँ से उसको कॉस्ट बढ़ रही होती है, तो इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, हेल्थ इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी डेफ़िनेटली फैमिली भी उसको सफ़र कर सकती है, ठीक है? तो अगर वो काम कर रहा है, वो जितना भी कर रहा है, अगर वो नहीं जाता, तो उसकी इंटरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है के बजाय इसके कि उसकी जो इंटरेक्ट कॉस्ट। National level impact on the remaining the person bears on the burden of disease disabled persons if they don't bear so yearly GDP target not attains। अगर हम इस लेवल को मतलब ये जो बीच में शामिल करें तो जीडीपी हमारी देखिए अगर काम जीडीपी क्या है? जीडीपी तमाम लोगों की इनकम का सम भी हो सकता है, तमाम लोगों की डोमेस्टिक प्रोडक्शन का सम भी हो सकता है। तो ये जब ये चीज़ें जब अगर देखा जाए इसको ओवरऑल तो अगर हम इसे अकाउंट फॉर नहीं करते तो इसकी वजह से हमारी जीडीपी अफेक्ट होती है। ग्लोबल बर्डन डिजीज कंट्रोल द यूएनओ अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसी डेवलप कंट्री गिव्स एड टू डेवलपिंग कंट्री टू गेट रिड ऑफ द डिजीज इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि यूएनओ ये यूएनओ का टूल है तो यूएनओ इसे कंट्रोल करती है, यूएनओ इसे प्रोवाइड डाटा करती है, तो वही जो है वो इसके बारे में स्ट्रेटजीज जो है ना वो डेवलप कर सकती है जिसकी वजह से वो कंट्रीज को गाइड करे। और स्पेशली जैसे हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए जो है वो इनके सुपरविज़न में या इनकी गाइडेंस से जो है वो हमें एक अच्छी रहनुमाई मिल सकती है। थैंक यू। आज के लिए जो है वो बस